बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आज नैब के दफ्तर में पेश हुए और नैब के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और एग्जैक्टली ये वही चीज़ें हैं जो वहाँ हुई हैं। 5 लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब को सुना, 2 मरतबा उन्होंने चाय पी। पहले 20 मिनट तक वो तस्बीह पढ़ते रहे और अपने मुंह पे उनके मास्क था और उसके बाद उन्होंने सवालात के जवाब देना शुरू किए। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनसे लगभग 70 से 80 सवालात किए गए, जिनमें से 95% सवालात के जवाब सिर्फ ये थे कि मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता, बहुत प्रेशर होता है, पता ही नहीं चला, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, और इस केस के बारे में मैं जानता ही नहीं। जब नैब ने उनको ये केस के बारे में पूछा शुरू में, तो उन्होंने कहा मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर उसके बाद नैब ने उनको पूरा केस पढ़ के सुनाया, पूरी समरी उनको बताई 10-12 मिनट लगा के। जब उस्मान बुज़दार साहब ने ये सारी समरी सुन ली और सारा केस उनके सामने आ गया, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है इसका। और इस तरह वो जैसे याददाश्त खो जाती है किसी आदमी की, इस तरह का रवैया था उस्मान बुज़दार साहब का। फिर नैब ने तंग आके उस्मान बुज़दार साहब से कहा जी आप जवाब क्यों नहीं देते? आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मैं नैब को जवाब देने जाऊंगा और मैं हक के ऊपर हूं और मैं सारी चीज़ सामने रखूंगा। तो जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था तो तब आपको जवाब देना चाहिए आके। अब आप जवाब देने से कतरा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा मैं कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे लगता है कि मैं कोई गलत बात ना कर दूँ, और अगर मैंने कोई गलत बात कर दी बतौर वज़ीर आला तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, लिहाजा आप मुझे सवालात लिख कर दे दें। उस्मान बुज़दार साहब ने कोशिश की कि उनको 3 से 4 हफ्ते का टाइम मिल जाए, लेकिन नैब ने उनको 3 से 4 दिन का कहा। फिर बाद में ये जब सौदेबाजी होती रही तो फिर नैब ने 18 तारीख का टाइम दिया और एक सवालनामा उनको थमा दिया कि जनाब ये ले जाएं और इस सवालनामे के मुताबिक जवाब बनाकर आप ले आइएगा। मेरा अब एक सवाल है, मैंने आज इसके ऊपर 2-3 टीवी चैनल्स पे बात की है, सोशल मीडिया पे बात की है, यहाँ पे बात की है, GNN पे सबसे पहले इस खबर को हमने आज ब्रेक किया है। बहुत सारे लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या कहीं और के लोग हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ तो मैक्सिमम जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ है। मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूं तो उसके बाद मैं लोगों के कमेंट्स देखता हूं तो 95% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं जी आप ठीक कर रहे हैं, बुज़दार साहब हमारी पार्टी के नहीं है, वो पार्टी इनको ओन ही नहीं करती, जो अभी तक नज़र आ रहा है। अब इसमें उस्मान बुज़दार साहब के कुछ लोगों को ये एतराज़ है या हुकूमत में बैठे हुए लोगों को एतराज़ है, तो एतराज़ दूर किए देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा था कि अपोजिशन की जो तहकीकात हो रही हैं नैब में, उन तहकीकात को मंजर आम पे लाया जाए और सारी दुनिया को दिखाया जाए कि इनके साथ क्या हो रहा है और ये अंदर जाके क्या झूठ बोलते हैं और बाहर आकर क्या झूठ बोलते हैं। आज मेरी गुजारिश है कि उनका अपना वज़ीर आला जो है वो अंदर झूठ बोल कर आया। मैं आपको कह रहा हूँ बबांगे दौल कि इनका वज़ीर आला बाहर आके कुछ और बोल रहा है, अंदर कुछ और बोल रहा है। इनका वज़ीर आला पंजाब झूठ बोल कर आया है। मुझे झूठा साबित करें और अदालत के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से आप हुकूमत हैं वो वीडियो निकाल के पब्लिक कर दें। 1 घंटा 35 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट का इनका इंतज़ार है जिसमें ये अकेले बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद इनकी जो वीडियो है वो 1 घंटा 35 मिनट की है। मुझे झूठा साबित करें, खबर को झूठा साबित करें सहाफ़ियों की, और इस फुटेज को बाहर निकालें जो आप शुरू से चाहते हैं, ताकि लोगों के सामने पोल तो खुले कि सियासतदान बाहर क्या करता है और अंदर क्या करता है। यानी शहबाज शरीफ साहब भी अंदर यही करते हैं, अंदर मिन्नाते हैं, अंदर मिन्नतें करते हैं, अंदर किसी सवाल का जवाब नहीं होता, बाहर निकल के जो है वो बड़के लगाते हैं। मरियम नवाज भी यही करती हैं, अंदर किसी सवाल का जवाब नहीं होता, मैं कल बताऊंगी, मैं अगली दफ़ा बता दूंगी, मैं लेकर आऊंगी, आपको यकीन दिलाती हूँ हमने कुछ नहीं किया। अंदर मिन्नतें करते हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, सीधा लेके जाते हैं पहले जो है वो कब्रिस्तान में कि हमारे बुजुर्गों को पता था। तो वो भी यही करते हैं, ये भी आज यही करके आए हैं। अगर आप उनको नहीं दिखा सकते तो कम से कम ये अपना बंदा तो आप दिखा दें। इसको दिखाने से लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली सियासतदान अंदर जाके करते क्या है। अंदर बकरी बन जाते हैं, बाहर आके शेर बन जाते हैं, और यही होता है। तो ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, उनको ज़रूर दिखानी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूं, फिर बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और खान साहब का जो असल नज़रियाती कारकुन है उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सरदार नबील गबूल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बड़ी ज़ीरक आवाज़ है आपकी और बड़े संजीदा सियासतदान है, आपका एनालिसिस भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, एक नौजवान
और ज़बरदस्त की आदत है PMLN की। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ तीनों मेहमान जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक किस्म के मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सरदार साहब, ये जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, मैंने जो रिपोर्ट किया है, मैं बतौर सहाफ़ी चैलेंज करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा आप वीडियो निकलवा लें और वीडियो निकलवा के मेरे पे पहले केस कर दें और फिर आप वीडियो निकलवाएं और लोगों के सामने लेकर आएं, क्योंकि ये चाहते थे कि जरदारी साहब की वीडियो निकले, फरियाल तारपुर की निकले, बिलावल की निकले, शहबाज शरीफ की निकले, मरियम नवाज की निकले, तो वो तो नहीं चाहते कि हमारी निकले, लेकिन क्योंकि ये चाहते थे कि ये निकलनी चाहिए, तो आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार की वीडियो बाहर आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आवाम के सामने हकीकत नैब को भी पेश करना चाहिए और ये नैब के इख्तियार में है कि वो ये कर सकती है नहीं कर सकती है। उसके जो लॉज हैं उसके अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये चीज़ें होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सेनेट कमेटी बुलाती है किसी केस के ऊपर, तो बाकायदा वो लाइव दिखाया जाता है। तो हम तो कहते हैं वीडियो बाद में नहीं बल्कि लाइव ही दिखाएं, ताकि पता चले कि अंदर क्या हो रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि अंदर जाके कुछ बात करते हैं और बाहर आके कुछ बात करते हैं, तो पता चल जाए कि हकीकत क्या है। सरदार साहब जो खबरें मेरे पास है ना, मैं बाई गॉड आपको कह रहा हूं कि जो आज हुआ और जो मेरे पास खबरें हैं, पक्की खबरें दे रहा हूं आपको मैं। आप अगर वो जुमले मैं सारे आपको बताऊंगा, आपके हंस के पेट में दर्द हो जाए जो वहां पे आज हुआ नैब के दफ्तर के अंदर। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इसको पब्लिक कर दे। PTI की ख्वाहिश थी कि पता तो चले कि अंदर जाके लीडर कैसा होता है और बाहर आके कैसा होता है। ये PTI की ख्वाहिश थी कि अपने ही वजीर आला की पोल खोल दे। ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। नहीं, ये आप उनकी ख्वाहिश अपोजिशन के लिए थी। वो ये कहते थे कि ये सबके साथ होना चाहिए, उसूली मौकिफ था उनका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि देखे, हम तो कहते हैं आप करें, पब्लिक करे। हम वहाँ अंदर जाके नैब के अफसरान के सामने कोई डांस तो नहीं करता है। वहां जाकर उसके जो सवाल आता है उसी के जवाब देते हैं ना यार। वो करे, पब्लिक करे। हम तो चाह रहे हैं कि दुनिया को पता चले। अब मतलब ये है कि आज अगर उस्मान बुज़दार की बातें आपने जो बताई है, आपके सोर्सेज, मुझे पता है माशाल्लाह आपके जबरदस्त सोर्सेज होते हैं और मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये गलत हो गया है। उस सोर्सेज को देखते हुए मुझे इस बात पे हैरानगी है कि PTI का चीफ मिनिस्टर जो है वो इतना बेबस है कि सर मैं आपको एक जुमला बताता हूं। सरदार साहब, आपकी नजर एक जुमला कर रहा हूं, बाकी सारे मेहमान भी सुन ले। उन्होंने कहा कि आप ऑफिसर की जब तैनाती करते हैं तो तैनाती करते हुए आप उसके अंदर क्या देखते हैं, यानी आपका क्राइटेरिया क्या है कि आप कैसे उसको तैनात करते हैं। तो बुज़दार साहब ने कहा ये तो अल्लाह करता है। उन्होंने कोई वो मैकेनिज्म नहीं बताया, उन्होंने कहा ये तो अल्लाह करता है। और फिर नैब वाले हंसना शुरू हो गए, जैसे आप हंस रहे हैं, परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी हमने दोबारा पूछा उस्मान बुज़दार साहब से, 5वीं दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे देखना पड़ता है कि वो फिजिकली कितना फिट है उस इलाके के लिए, यानी वो कुश्ती करने थोड़ी जा रहा है अगर DC लग रहा है या कुछ और। तो वो बड़ी अजीबोगरीब क्राइटेरिया उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि वो ज़हनी तौर पे कितना फिट है उस इलाके के लिए और उस इलाके में वो कैसा चलेगा। यानी वहाँ ऐसा लतीफ़ा हुआ है आज, ऐसा लतीफ़ा हुआ है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपको लगता था कि ये करप्शन में जब पकड़े जाए तो अवाम के सामने सब कुछ आना चाहिए। अब उस्मान बुज़दार साहब ने सारे रिकॉर्ड PTI के तोड़ दिए। PTI इस्तीफा देती थी, फिर जाती थी इंक्वायरी के अंदर, बतौर मुलजिम पेश होती थी। आज वो मुलजिम के तौर पे पेश हुए, लेकिन वो वज़ीर आला पंजाब भी थे और वज़ीर आला पंजाब के नाते से नैब ने उनको एक सवाल ये भी पूछा, बल्कि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि सर हमें पता चला है कि आप इस केस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप इसके ऊपर इस तरह इन्फ्लुएंस करें, आप सिर्फ हमारे सवालों के जवाब दें। तो सर उन्होंने रिज़ाइन भी नहीं किया, जो आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। दूसरा, क्या आप ये चाहते हैं कि वो वीडियो बाहर आ जाए और पता चले सारी दुनिया को कि कितना उस्मान बुज़दार साहब कितने ईमानदार हैं और कितने सच्चे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना मैं समझता हूँ, देखें इमरान भाई, कि कुछ चीज़ों का आपको आज उस्मान बुज़दार साहब को क्रेडिट देना होगा। हम तो आज सारा दिन इजलास में बिजी रहे कौमी असम्बली के, लेकिन उसके बाद जो फुटेज की है तो मैंने देखा है कि वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के गए। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मे बी मेरी पार्टी इससे एग्री ना करे, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वज़ीर आला बहरहाल मिनिमम प्रोटोकॉल से सिक्योरिटी के लिए जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि वो इफरादी हैसियत नहीं होती है, सूबे का एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है, तो उसकी सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। बहरहाल उन्होंने प्रेफर किया, वो बिल्कुल बगैर प्रोटोकॉल के गए
और वहाँ पेश हुए। मैं समझता हूँ कोई फैनकर नहीं था, कोई पीटीआई की वर्कर्स और एमपीए में इसका जुर्मट भी नहीं लगा। अली भाई मैं वहां से गुजरा हूँ, अली भाई गुजारिश सिर्फ सुन लें, अली भाई सिर्फ गुजारिश सुन लें, मैं वहां से गुजरा हूँ। वो एक गाड़ी में जरूर आए हैं, लेकिन जहां से लेकर जहां तक वो आए हैं ना, वो सारा एरिया सिक्योरिटी जोन बना हुआ था। मैं इंतहाई मादरत के साथ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। इस सारे रास्ते में हमारे घर हैं, हमारे दोस्त और भाई रहते हैं। मैं इसकी सारी गलियों में पैदल चला हूँ इस शहर की, मैं इस शहर को ओन करता हूँ। कितने लोगों को आज क्या परेशानी हुई है। उस्मान बुज़दार साहब की गाड़ी तो एक थी, लेकिन जो सिक्योरिटी का आलम था वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप आगे बढ़िए। जी इमरान साहब, आप जाहिर है आप जो है जिंदा दिलाने लाहौर में से हैं। लाहौर मेरा भी पसंदीदा शहर है और इंजीनियरिंग के ज़माने में और वकालत के ज़माने में दोनों में हम एज ए स्टूडेंट बहुत जाते थे। और ज़ाहिर सियासत के बाद तो आना जाना लगा रहता है, कभी जल से कभी किसी भी काम के लिए। आपने मेरी बात की तायीद की है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर प्रेफर किया कि वो बगैर प्रोटोकॉल के जाएं, लेकिन ज़ाहिर रियासत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उससे शायद मेरे दोनों दोस्त एग्री करें कि एक बड़े ओहदे की हिफाजत जो है वो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, ठीक है जी। एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अगर कोई एक्सेसिव हुआ है तो मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई इतना एक्सेसिव हुआ होगा। मिनिमम सिक्योरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, वजीर आजम सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं जो आपका असल सवाल है उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। अगर ज़रूरी है और अगर उस्मान बुज़दार साहब से पहले जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब या मरियम बीबी या किसी का भी पब्लिक हुआ है तो इनका भी फिर पब्लिक होना चाहिए। नहीं सर, उनका नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते। सर उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। आपकी पार्टी चाहती है कि पब्लिक हो जाए, आपका हो जाना चाहिए। उनकी पार्टी नहीं चाहती पब्लिक हो, उनका नहीं होना चाहिए। आपकी ये डिमांड थी, आपको ये अच्छा लगता है तो आप आज शुरू। मेरी बात सुने, आप उस्मान बुज़दार साहब का करवा दें सर, एक मिनट, आप उस्मान बुज़दार साहब का पब्लिक करवा दें, मैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जीना हराम कर दूंगा जब तक वो नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम इनका जीना हराम कर देंगे अगर आप ये पब्लिक करवा दें। इनका भी हम करवा देंगे। फिर आप शुरू करें। देखिए, मैं तो आपको पहले अपनी पार्टी की और अपनी पोजीशन क्लियर की है कि अगर बाकी के जो बड़े बड़े लीडरान आए हैं उनका अगर पब्लिक हुआ है या जरूरी है पब्लिक होना, तो फिर उस्मान साहब की भी होना चाहिए। हमें कोई देयर इज नथिंग टू हाइड। अगर आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजों के लिए पब्लिक होना चाहिए तो बिल्कुल पब्लिक हो जाए, लेकिन क्या नायब इसकी इजाजत देगा? बेसिकली तो इसमें नायब जो है दे आर दी कंसर्न पार्टी। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, जब हमने कोई चीज छुपानी नहीं है, अगर कोई चीज है उनमें वो जवाब दे देंगे। सर वो रिकॉर्डिंग इसीलिए तो करके रखते हैं आपके लिए कि किसी दिन अगर आपने कहा या अदालत ने कहा कि लाओ वो रिकॉर्ड जिसके अंदर इसने ये बातें की हैं या आपने की हैं, लेकिन तो आपका रिकॉर्ड मौजूद रहे। शौक है तो हम उनको ये जरूर कह सकते हैं कि कम से कम और कोई किसी को दे या ना दे, इमरान साहब को जरूर दें। सर वो आप सिर्फ पब्लिक करवा दें सर। सर मैंने जो बातें सुनी है ना सर, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपको सुने इससे पहले कि आप बैरिस्टर साहब की तरफ जाएं या जो है नबील भाई की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर सारी बात मैंने तो नहीं करनी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इमरान साहब, आप एक दलेर जर्नलिस्ट हैं, आप एक नडर जर्नलिस्ट हैं, आप पावरफुल लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्टिंग करते हैं। मैं पार्टी की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि आप और आप जैसे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी बेखौफी से अपनी रिपोर्टिंग करें। इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है। अगर हमारे किसी बंदे का कोई है, मेरा है, किसी का भी है, आप बेखौफ होकर करें और आप बेखौफ होकर करते भी हैं इंशाल्लाह। मैं अली भाई, आपने क्योंकि बात छेड़ दी है, आपने क्योंकि बात छेड़ दी है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये काम बेखौफी से ही करूंगा और इसी तरह करता रहा हूं और मैं इसको इबादत समझ के करता हूं। मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ चंद दिनों में जो कुछ हुआ है मैं कभी टेलीविजन पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा मामला है। ये जितना मर्जी दबाव डालें, जितना मर्जी जो कुछ मर्जी करें, मैं अपना काम करता रहूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ भी यही करता था, उस्मान बुज़दार भी यही कर रहा है। ना मैंने शहबाज शरीफ के दौर में ये बातें टेलीविजन पे बताई और अपनी कमजोरी शो की, ना अब करूंगा। काम अपना करता रहूंगा, जो मुझे ठीक लगेगा वही करूंगा। इनको बोलें जितना जोर लगाना है लगा लें और लगा के देख लें। अब जरा आ जाए आप बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, अगर आप पत्थर ना मारें तो आपसे एक सवाल करूं सर। बिल्कुल चौधरी साहब, पत्थर आप बहुत दूर से मारते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर है आपके पास। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है सर, ये तो माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, ये कलम के खिलाड़ी हैं, पत्थरों के नहीं है सर। आपको नहीं पता सर, ये जो है ना, ये लोग उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग।
ये हर फन मौला है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऑलराउंडर है। अच्छा, मैं दानियल चौधरी साहब, ये पहले उस्मान बुज़दार वाली बात कर लेते हैं कि पीटीआई का अपना एक नैरेटिव, एक मौक़िफ़ था। आपकी पार्टी तो चले हम मान लेते हैं ना कि वो लगता है उनको जुल्म हो रहा है, हमारे खिलाफ केसेस गलत बन रहे हैं, लेकिन पीटीआई को लगता है केसेस जो बनते हैं वो ठीक बनते हैं। फिर उनका ये मौक़िफ़ था कि वीडियोस पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को सच झूठ का पता चलना चाहिए, दामन साफ हो तो ओहदे पे रहना चाहिए वरना रिजाइन करना चाहिए। आप पीटीआई में कितना बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं? देखिए इमरान साहब, अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर आप बात करें इनकी पॉलिसीज़ की और इनकी शिफ्ट की, तो आपने हमेशा देखी। और आज जो एहतसाब की बात करते हैं, नैब को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, नैब को ताकतवर करने की बात करते हैं, हम इनसे पहले एक सवाल पूछते हैं कि आपने 5 साल जब आपकी हुकूमत थी केपीके में, आपने कितना स्ट्रेंथन किया नैब को? आपने नैब का हेड कौन सा लगाया? वो 5 साल आपने कौन से वज़रा को अकाउंटेबल किया और कौन कौन से केसेस लेके आए? आप इतनी जो बातें करते थे, आप आज आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि अभी भी आप बीआरटी के केस के ऊपर स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुप के बैठे हुए हैं? फॉरेन फंडिंग पे आप छुप के बैठे हुए हैं? या कल से हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं पत्थरों की। ये आज सरकार को बताएं, इनकी हुकूमत है कि सरकारी नंबर प्लेटों से जब पत्थर निकल रहे हैं, इनकी पुलिस, जिस तरह इनको उन्होंने पुलिस को ट्रेन किया, ये जो उस वर्दी में बलबूस था, उन्होंने पेपर स्प्रेज किए। जो ये बातें कर रहे हैं इनके वज़रा के 13-13 हज़ार रुपए दे के, कि आज क्या ये सारी बातें भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट को भी किसने पैसे दिए थे? या सुप्रीम कोर्ट को भी किसी ने कहा था कि ये वर्डिंग दे? जब सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जब सुप्रीम कोर्ट लिखता है अपने ऑर्डर में कहता है कि द इमेज हैज बीन टार्निश्ड नैब का, और इनके ऊपर भरोसा खत्म हो गया, द क्रेडिबिलिटी एंड सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। जब क्रेडिबिलिटी जब आप करती है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसी उदारे के बारे में लिखा है इमरान साहब, उस इदारे के बारे में जिसके पीछे ये छुपते हैं। और हम जब कहते हैं कि यार ये नैब और ये इनका गठजोड़ है, वो हम क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कहते हैं कि इनके वज़रा ईद से पहले आके कहते थे कि ईद के बाद छुरियां तेज हो रही हैं। यार बैरिस्टर दानियल साहब, आज उस्मान बुज़दार को ग्रिल करके रख दिया, तबाह करके रख दिया नैब ने। कौन सा गठजोड़ है? इमरान खान का सबसे फेवरेट आदमी है, इमरान खान का सबसे फेवरेट आदमी है, तबाह बर्बाद कर दिया। फेवरेट हो, ये बेशक फेवरेट हो, ये अपने लोगों के साथ देखें, जब इन्हें बल्ली का बकरा चढ़ाना हो तो ऐसे ही करते हैं। ये आज इक्वलाइजिंग ये एक्ट है। आज जब मरियम नवाज साहिबा को बुलाया, शहबाज शरीफ को, पार्टी के और ओहदेदारों को जब आ रहे हैं तो इक्वलाइज, कुछ अर्सा पहले आपने सर, लेकिन आप देखें उस्मान बुज़दार ने पत्थर नहीं मारे सर। आप औरों को नोटिस भेजते हैं, नहीं उस्मान बुज़दार ने नहीं मारे पत्थर, ईंटें तो किसने मारी हैं मुझे आप बताएं? वो पेपर स्प्रेस किसने किए हैं? हम तो 1 घंटा उसके बाद भी वहां खड़े रहे। वो वीडियोस आपके सामने हैं कि वो सरकारी गाड़ी के नंबर इनके पास है, वो जिस नंबर से सरकारी फाइलें निकल रही हैं, ये बताएं कि किसकी गाड़ी थी? इनके पास हुकूमती मशीनरी है। हमने बार बार अपनी वीडियोस और चीजों में दिखाई कि इनके लोग किस तरह मार रहे थे, आपको ट्वीट्स करके दिखाई। और जब हमने ये कहते हैं कि इनकी बात, अच्छा वो जो पर वो हम क्यों कहते हैं? एक मिनट सर, ये स्प्रे के ऊपर अपना मौके देते हैं। वो स्प्रे जो हुआ था वो क्या था? केमिकल था, मिर्चें थी, वो था क्या? वो स्प्रे क्या था? आपके 2-3 मौके था। पेपर स्प्रे बार बार दिखाया, बार बार बताया। पेपर स्प्रे इनके लोगों के ऊपर किया, इश्तियाल डलाया। मुझे बताएं कि जमहूरियत में कहां गलत है कि आप अपने लीडर के साथ नहीं आ सकते? या हमने इनको ये जब पूरे मुल्क को गालियां देते थे, जलाओ गिराओ की बात करते थे इमरान साहब, जब कहते थे कि आप किस्म का हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है इस स्प्रे को लेकर। जो पेपर स्प्रे होते हैं, अगर आपने बिल्कुल पेपर स्प्रे में केमिकल होते हैं, हम पूरी जिंदगी बरतानिया में रहे तो जब ये पेपर स्प्रे पुलिस करती है, जिस फोर्स के अगेंस्ट यूज करती है, जब या बट जिनके पास वेपन्स हो, जिनके पास सीरियस जीबीएच वाले ऐसे हालात हों जो सीरियस जीबीएच पहुंचा सकें, ग्रीवियसली बॉडी हार्म्स, वहां ये पेपर स्प्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इन्होंने लोगों पे इस्तेमाल किए क्योंकि वो अंदर साथ गाड़ी के साथ खड़े हुए थे या उस एरिया में विसिनिटी में खड़े हुए थे पार्टी के लीडर्स पे, हम तो इनकी डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए साबित करना पड़ेगा। इसको इमरान साहब ये गालियां देते रहे, जब ये जलाओ गिराओ की बात करते थे तो हमने तब इनको फैसिलिटेट किया, हमने इनको धरने करने दिए, हमने इनको चलने दिया। ये पत्थर, ये इनसे पूछें, इनके जो गाड़ियां, जिन गाड़ियों से पत्थर निकल रहे थे, जिन गाड़ियों के अंदर थे जो सरकारी कागजात पड़े हुए थे, वो डॉक्यूमेंट थे। कल सर खुदा की कसम एक मौके पर कल इतना अच्छा मौके दिया मुझे यहाँ पे हिना भट्ट साहिबा ने, इतना अच्छा मौके उन्होंने दिया था कल। आज आप उसको बिला वजह बदल रहे हैं। वो फूल थे, वो शॉपिंग बैग थे, उनके अंदर अखबार थे, अंदर उनके फूल थे और वो फूल मारे गए हैं कल एक दूसरे को, उन्होंने फूल बताया था। आज आप पत्थर मार रहे, कह रहे हैं कि जी वो सरकारी गाड़ियों में थे। एक मौके बना लें, या तो वो फूल थे या वो पत्थर थे। ब्रेक लें, वापस आते हैं।
वेलकम बैक नादरीन। अब दो हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान के, जो दो सबसे बड़े सूबे हैं, पंजाब तो इतना बड़ा सूबा है कि अगर इसका एक अलग मुल्क बनाए तो जितनी आबादी है ये दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा, इतना बड़ा सूबा है। तो इसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब हैं और वो केस में फंसे हुए हैं, जाली शराब का लाइसेंस देने के केस में रियासत मदीना में। और उसके अंदर इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 50 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की है इनके फुफा ने, और वो जो है उस पैसे की वजह से इन्होंने दबाव डाला राहील सिद्दीकी पे, और राहील सिद्दीकी ने दबाव डाला आगे से डीजी पे, और वो डीजी वादा माफ गवाह बन गए। सेक्रेटरी एक्साइज भी मुबैना तौर पे वो भी वादा माफ गवाह बन गए। अब दो वादा माफ गवाह मौजूद हैं और कल इंतहाई ज़्यादा उम्मीद है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था राहील सिद्दीकी वो भी शायद वादा माफ गवाह बन जाए, क्योंकि आधा वो आज मान के चले गए हैं और आधा वो कल मान जाएंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। कागजी कार्रवाई में वो इस तरह बंध गए हैं कि एक ही फंदा है, वो या अपने गले में फिट कर लें या उस्मान बुज़दार साहब के गले में फिट कर लें। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत है, दूसरा बड़ा सूबा, और वहाँ की सूरत हाल ये है कि अदालत क्या कह रही है और जिस किस्म की अदालत के रिमार्क्स हैं वो मैं नबील कपूर साहब आपके सामने रख देता हूँ। आप अब इस पर एनालिसिस अपना करते हैं। पहले तो बुज़दार साहब पे आ जाए कि क्या ब्यूरोक्रेसी अपने गले में फंदा डालेगी या बुज़दार साहब को गिफ्ट कर देगी? देखिए, एक तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान की एक आदत आपको बताऊं कि वो बहुत जल्दी लोगों से जो है ना तंग आ जाते हैं। मतलब किसी एक के साथ मुसलसल उनके जो ताल्लुकात है वो अच्छे नहीं रहते हैं, चाहे वो दोस्त हों या चाहे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो हुआ है बुज़दार के साथ आज और ये जो नैब में केस है, ये जो भी सवाल जवाब हुए हैं बुज़दार को सीन से हटाने के लिए हो रहा है। जो केसेस बन रहे हैं उनके ऊपर और बनेंगे केसेस, क्योंकि देखें जहाँ रियासत मदीना की बात होती है वहाँ पर शराब के लाइसेंस सीएम जो है वो खुलम खुला दे रहा है सबको। मैंने तो ये सुना है कि जितने भी एमपीएज हैं वो डिमांड ही सीएम से यही कर रहे हैं कि यार मेरे पास पावर जो है वो यही है कि आप लोगों को मैं ये अल्कोहल का जो है शॉप का लाइसेंस दूं। और वो उन्होंने बहुत, हम सही कह रहे हैं कि उसने कहा मेरे हाथ में पावर यही है, मैं दे सकता हूँ। और सिंध में जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक बंदूक की जो नाली होती है जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है, बंदूक की नाली एक तो स्ट्रेट होती है, सीधी गोली मारने वाली। एक ऐसी बंदूक आती है जिसको बंदूकों का शौक है वो बता सकते हैं, जिसका नाली टेढ़ा भी होता है, यानी आप इस तरह रखें तो वो मारेगा लेफ्ट को। तो वो इस सिंध में चेंज लाना चाह रहे हैं और किसी और के ऊपर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वफाक के पास ऐसी कोई पावर है नहीं सिवाय ये कि वो गवर्नर लगा। नहीं, अटॉर्नी जनरल ने कहा है, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी आईनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है और अभी वो ऑप्शंस वो नहीं बता सकते। तो आप देख लें, आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं, तो इसलिए नहीं बता सकते। एक तो अटॉर्नी जनरल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक इस तरह है कि उनके वालिद प्रोफेसर एंडी खान जियाले पीपल्स पार्टी के। तो मैं समझ सकता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि कानून के पास और कोई तरीका नहीं है मां सिवाय गवर्नर रूल के। और दूसरा तरीका ये है कि कोई जाम सादिक टाइप बंदे को एज गवर्नर लेकर आए, वो भी ये सोच रहे हैं, जो सिंध में आके डिस्टर्बेंस पैदा कर सके पीपल्स पार्टी के रैंक्स में। ये सब ऑप्शंस जो है ज़ेर गौर हुई हैं, उस पर डिस्कशन भी हुई है। हाँ, और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सर, अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी कल भी इमरान खान साहब से, गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म से तफसीली बात हुई है, कराची पे वी हैव सॉल्यूशंस। तो होगा तो आइन के अंदर ही, लेकिन आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तसादुम की तरफ ले जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अली मोहम्मद खान साहब, कराची को बचाने के लिए किस लेवल तक आप जा सकते हैं? क्या आप तक जा सकते हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी के साथ आपकी एक सियासी जंग शुरू हो जाए? देखिए, इमरान साहब हमेशा किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये किसी सियासी जमात, सियासी हुकूमत के लिए लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो ये ऑप्शन होता है, लेकिन क्या ऑप्शन आ गया है, वो वक्त आ गया है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस पर कोई डिस्कशन इस लेवल पे हुई है जो आप बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है। काबीना सबसे बड़ी फॉर्म होती है किसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मरकजी काबीना की मैं बात कर रहा हूँ, और कैबिनेट में ये डिस्कस कोई नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कोई डिस्कस किया गवर्नर साहब से, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी ऐसी मीटिंग में नहीं रहा, ना मेरे नॉलेज में है।
और मैं नहीं समझता कि कोई भी जब भी कोई गवर्नर साहब मिलते हैं वज़ीर आज़म से तो उनका मुद्दा ये होता है कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई गवर्नर राज लगाना होता है। 1000 और मसले डिस्कस हो सकते हैं। हाँ, मसाइल हैं कराची के, सिंध के भी हैं, कराची के भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नबील गुप्ता की जमात की बनती है सबसे ज्यादा कि वो उनको हल करें। अभी आपने देखा ये जो पानी का मसला हुआ और नाजियों का और ये जो नहरें हैं और ये सारी चीजें जो खराब की बंद की सारी सड़कें जो हुई पड़ी थी पानी के एक्सेस होने की वजह से, जैसे उस पर एक बुनियादी स्टेप्स लिए गए, आपने इसका रिजल्ट देख लिया, वो कोई बेहतरी इसमें आ गई है। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई गवर्नर राज की बात देने और है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। ठीक है, गवर्नर राज की तो हमने बात ही नहीं की, आपने खुद ही कह दिया। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन है आप देना चाहें तो वो भी बता दें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि किस लेवल तक जा सकते हैं। गवर्नर राज की तो बात हमने नहीं की, अगर कोई लेवल आपके दिमाग में है तो आप बता दें बेशक, क्विकली। इमरान भाई, लेवल क्या हो सकता है? यानी कि वहाँ की एक सूबाई हुकूमत है, उसके खिलाफ हमारे जो वहाँ सूबाई हमारे MPs हैं या जो हमारे मरकजी गुजरा हैं, वक्तन फौक्तन उस पर वो बात करते रहते हैं। तो किसी भी सियासी हुकूमत के खिलाफ जो 3 ऑप्शन होते हैं, या वो आप आदम एतमाद ले हैं, वहाँ हमारे पास अक्सरियत नहीं है। दूसरा, गवर्नर राज की बात मैंने इसलिए की कि आपने कहा कि वहाँ कोई सूबाई हुकूमत के खिलाफ, तो गवर्नर राज पीपल्स पार्टी ने लगाया माजी में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। मुस्लिम लीग नून की भी ये जहनीत है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, कोई अभी इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, क्रिटिसिज्म होती रहेगी, जो कमजोरियां हैं हमारी वो बताते रहेंगे, हम उनकी बताते रहेंगे। ठीक है, ख्याल कोई अनडेमोक्रेटिक कोई स्टेप कोई सोच अनडेमोक्रेटिक कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा डेमोक्रेसी के मुताबिक होगा, आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा। लेकिन उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे उस पर हम बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर दानियल साहब, आपके दौर में आपको याद है PMLN की हुकूमत थी पंजाब में, पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगा दिया था। और अभी थोड़े दिन पहले आप कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन है अदालत का नैब के खिलाफ, तो नैब को ही बंद कर दो। तो सर, ये अदालत के खिलाफ, ये अदालत ने एक हुकूमत के खिलाफ भी पूरी चार्जशीट दे दी है, तो क्या इस हुकूमत को भी ख़त्म कर दें और यहाँ पर कोई दूसरा सलूशन लाया जाए जिससे ये शहर बच सके कराची का? एक तजवीज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी थी और वो बाद में भी लोग कहते रहे कि कराची शहर को अलग करके इसके अंदर इमरजेंसी लगा के इस शहर को बचाया जाए। जी दानियल साहब। जी इमरान भाई, मैं आपको खाली एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा, पता नहीं आपके प्रोग्राम पे ये आपको टीवी पे नजर आ सक रहा है नहीं आ रहा। ये आ गया जी, नजर आ गया। ग्राफ है जो ब्लूम्सबर्ग में, बिल्कुल ग्राफ जो है ब्लूम्सबर्ग का प्रिंटेड है, और वो ब्लूमबर्ग क्या कहता है कि टैक्स टू जीडीपी इज द वर्स्ट इन लास्ट 20 years, और इन लास्ट 2 years द 90% ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव शोड अ फेल। और फिर कहता है कि द गवर्नमेंट विच केम इनटू पावर ऑन अ वेव ऑफ कमिटमेंट टू डबल द टैक्स रेवेन्यू इन 2 years हैज नॉट येट इवन परफॉर्म्ड क्लोज टू इट। जब ये आप बताएं, आप गवर्नर राज की तब बातें करें जब आप दूध और शहद की नहरें बह रही हों और सूबों में, जब हुकूमत अपने टारगेट्स मीट कर रही हो, जब हुकूमत अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मीट कर रही हो, जब पंजाब में इन्होंने टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज किया हो, जब इन्होंने इसी तरह KPK में, इसी तरह बलोचिस्तान में, जिनसे इस हुकूमत से एक सूबा ही नहीं संभाला जा रहा, एक BRT जिसके आज 7 साल हो गए उसको पूरा करने ये इनसे हो नहीं रहा। चीनी, गंदम, आटा, आप कोई चीज उठा लें, हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद एक नया बहरान। आज पाकिस्तान में फिर 600 कुछ अभी टोटल डेंगी के केसेस आ गए हैं। इनसे पिछले साल डेंगी नहीं कंट्रोल हुआ, इस साल फिर आप देखना कि अल्लाह माफ करे हमारा क्या ये हाल करेंगे। तो आप क्या बात करते हैं सूबे में, किस सूबे और किससे कंपैरेटिव एनालिसिस? ये वो कल के बाद आप BRT का ताना नहीं दे सकेंगे सर, ये फिर उसमें करप्शन निकालनी पड़ेगी। मैं इनको फिर भी BRT का ताना देंगे, क्योंकि जो इन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर 20 करोड़ रुपए का वादा किया था ना, आज जो 90 और 95 अरब के ऊपर पहुंचा हुआ ये दिखाएंगे। फिर जब स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए भी आएंगे और ये बताएंगे कि नाअहलियां जो 2 साल के बाद, ये 7 साल के बाद। देखिए, ये हम इसलिए नहीं कि उन्होंने लोगों से वादे किए, झूठे वादे किए, लोगों को झूठी उम्मीदें दी, और हर फोरम पे, हर जगह पे। देखिए, आज मैं पीपल्स पार्टी के एडवोकेट नहीं हूं, मैं उनके लिए शायद वो अपने सूबे का बेहतर हाल खुद बता सकते हैं, लेकिन जिस सूबे में हम बैठे हैं यहां तो हमने परफॉर्म किया। आप जिस शहर में बैठे हैं कि आधे लाहौर आपके सामने लाहौर, मुझे बता दें लाहौर की पिछले 2 साल में कौन सी इन्होंने सड़क तक बना दी, इनसे मेट्रो तक। बैरिस्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये आ जाता है, मैं सर यहाँ एक नुकता ये आ जाता है सरदार साहब, ये तो वो ऑप्शन है जो आपने पहले बताया कि ये इन पे गौर कर रहे हैं,
आपने ये नहीं बताया कि आप किन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। जरा अपना भी फरमाइए कि आपके ऑप्शंस क्या हैं सरदार साहब। सरदार साहब तो ऐसा लगता है कि ऑप्शनलेस हो गए हैं। जी सरदार साहब। जी, मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ कनेक्शन का नेटवर्क का कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो पीपल्स पार्टी का ऑप्शन है वो ऑप्शन यही है कि रोडों पे सड़कों पर निकल आए। अगर इस तरह का कुछ होगा तो जाहिर है हम सड़कों पर निकल आएंगे। और मैं समझता हूँ कि अब चूंकि 17 तारीख को नैब ने जरदारी साहब को भी बुलाया, तो पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि कराची से लेकर पिंडी तक जो है वो जुलूस की शक्ल में जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब सड़कों की सियासत शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले तो खतरा यही था, तो पता है कि कोरोना का वो खत्म हो गया है, तो अब सड़कों की सियासत शुरू होने वाली है। मुस्लिम लीग नून ने भी सर पंजाब में आप सड़कें भर लेंगे सर? पंजाब में सड़कें भर लेंगे आप? भर लेंगे पंजाब में? हम देखें, हम मुस्लिम लीग नून के साथ निकलेंगे। हम कराची से पब्लिक अगर हमारे साथ आएगी, लाहौर में हमें मुस्लिम लीग नून भी वेलकम करेगी। और ऐसी बात नहीं है पीपल्स पार्टी टोटली पंजाब से वाइप आउट हो गई है। मैं समझता हूँ कि फिर ये अगर इस तरह के ऑप्शन इनके पास है, चलें तो मैं यहाँ रुके सर, मैं थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं अली मोहम्मद खान साहब, मुझे फाइनली ये सिचुएशन तो आपके सामने है। इस सिचुएशन में कोरोना खत्म हो गया, अब उनको ये लगता है कोरोना खत्म हो गया, जो सबसे बड़ा मसला था, अब वो निकल रहे हैं एहतजाज करते हैं। व्हाट्सअप जी मेरे पास क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा है, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, बात को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे कल इंशाल्लाह दूसरे मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।